हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम साइंस का एक टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है भोजन के घटक। अभी मेरे द्वारा तपोवन सिविल सर्विसेज में आपको एसएसटी का पूरा मटेरियल एनसीईआरटी बेस्ड अपलोड किया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। अब डिमांड है, साइंस वाले कुछ बच्चों का कॉल आया तो उनके लिए अब साइंस के लेक्चर क्रमशः अपलोड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। एसएसटी वालों की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी उनके टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। अब ये साइंस वालों के टॉपिक अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए वे लोग विशेष ध्यान रखें और इसमें से पढ़कर वो अपनी नोट्स बना सकते हैं। इसलिए आपको इसमें से बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार से पूछे जाएंगे। मूल रूप से इस टॉपिक में जिस पर चर्चा हो रही है उसमें भोजन के घटक, अर्थात हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन सामग्रियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन का परीक्षण, वसा का परीक्षण, मंड का परीक्षण और उसके बाद हम देखेंगे संतुलित आहार के बारे में, अर्थात संतुलित आहार किसे कहते हैं या संतुलित भोजन किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे समस्त घटक सम्मिलित हों उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें विभिन्न पदार्थों पर चर्चा होगी। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं से शुरू करते हैं। इसलिए सीटेट साइंस वाले घबराएं नहीं, जितना हो सकेगा कोशिश करूंगा पूरा हो जाए इस मंथ में, लेकिन जितना भी होगा मेरे तरफ से भरकस प्रयास होगा कि आपको कंटेंट सही ढंग से प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है भोजन के घटक। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें बताया गया है, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ऐसा क्लास 5 की विज्ञान में है। इस प्रकार भोजन में चपाती का मतलब होता है रोटी, मालवा में बोलते हैं इसको, और निमाड़ में रोटला। तो चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर दाल को बोलते हैं, तथा भिंडी हो सकती है। सांभर महाराष्ट्र, नागपुर वगैरह में आप जाएंगे तो सांभर बोलते हैं दाल को। तो इस प्रकार आप क्षेत्रीय भाषा में इनके नाम भी याद रखेंगे, कभी कभार पूछ दिए जाते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। चपाती, दाल एवं बैगन का भरता। वहीं दूसरी ओर चावल, दाल की जगह सांभर का उपयोग किया गया है और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार भोजन के रूप में शाकाहार के रूप में भी बताया गया है और मांसाहार के रूप में भी भोजन बताया गया है इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इसमें क्रियाकलाप है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होना है। दूसरे खाद्य पदार्थों में, अर्थात जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मुख्य रूप से अन्न से बना हुआ कम से कम एक व्यंजन जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप फल, फ्रूट्स, दूध, घी, दही आप जितना भी खा लें, यदि आप भोजन अन्न के रूप में कुछ भी नहीं खाते हैं तो आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं है। इसलिए अन्न के रूप में कोई न कोई एक सामग्री जरूर अपने भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए, इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभार या कभी कभी हम भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। तो चूँकि भारत जो है विविधताओं का देश है, इसलिए आज भी यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों के पास
इतनी हैसियत नहीं है या आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे भोजन में इतने सारे आइटम एक साथ खा सकें। और यदि कोई भी आदमी है, यदि यात्रा में है, तो यात्रा में जो सामग्री उसको मिलेगी वही वो खा पाएगा। हालांकि यात्रा में अब जगह जगह हर 30 से 50 किलोमीटर के बीच में ढाबे खुल गए हैं, वो हर प्रकार का भोजन आपको उपलब्ध कराते हैं, तो अब दिक्कत नहीं आती है, पर ऐसा पहले होता था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो फिर है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ऐसा क्वेश्चन करता है। अब क्यों होती है आगे बताया जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, अच्छा माइंड सेटअप के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, क्रियाकलाप और सारणी को। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये क्वेश्चन है एक प्रकार से कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। अब इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पंजाब अन्य व्यंजन में मक्के की रोटी है, अर्थात अनाज से बनी हुई। फिर दाल मांस के व्यंजन में राजमा है, मुख्यतः दलीय पौधा है, तो दाल है एक प्रकार से राजमे की। फिर है सब्जियाँ, सरसों का साग है, पंजाब का फेवरेट भोजन है सरसों का साग तड़का के साथ। अन्य व्यंजन दही और घी, वहाँ इफराद मात्रा में, काफ़ी मात्रा में दही और घी खाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश का भी दिया गया है, इसमें चावल है अन्य व्यंजन के रूप में। वहीं दाल मांस व्यंजन के रूप में अरहर की दाल यानी कि तुअर या अरहर वही है, तथा रसम या चारू। वहीं सब्जियों में कुंदरू कच्ची भी खाई जाती है, सलाद में भी आप खा सकते हैं, कच्ची भी खा सकते हैं और सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार। तो अन्य व्यंजन में लगभग सभी जगह सेम ही है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। ये कभी पूछ दिया जाता है आप जोड़ी मिलाने के लिए कि पंजाब में मुख्य रूप से कौन सा खाना खाया जाता है, कौन से व्यंजन चलन में है। वहीं आंध्र प्रदेश का भी आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से चावल को याद रखेंगे, दक्षिण भारत का मुख्य है चावल और मछली। और ये मक्के की रोटी और सरसों दी साग, इसको ये पंजाब का फेवरेट भोजन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो ऊपर बताया गया है जैसे कि जो भोजन प्राप्त होता है वह मुख्य रूप से हमें पादपों से यानी कि पौधों से या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं, अर्थात जो है कच्ची सामग्री हमें प्राप्त होती है जंतुओं से या पादपों से, जंतुओं से मांस के रूप में और पादपों से अनाज के रूप में। तो इसके संगठन, इसका जो संगठन होता है अर्थात जिससे बना होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में से कौन कौन से घटक होते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं आगे। तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। तो इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोषक किसे कहते हैं। तो पोषक जो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं या भोजन के जो आवश्यक घटक हैं उनको हम पोषक कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया जाता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन या तो भोजन से बनेंगे जो ऊपर की सारणी थी, या फिर पोषक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पूछ देगा। रेयर कंडीशन में परिभाषा पूछेगा, अन्यथा पूछा नहीं जाता है, पर भोजन जरूर पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का भोजन कौन सा है। फिर है हमारे भोजन के मुख्य पोषक। अब सुनिए, अब ये पूछे जाएंगे कि मुख्य पोषक कौन से हैं। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से पोषक कौन से हैं, उसमें ऑप्शन में दे देगा, एक डिफरेंट दे देगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इनको हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो पोषक की परिभाषा अर्थात जो शरीर की आवश्यकता के लिए घटक हैं, आवश्यक घटक हैं, तो उनको हम पोषक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि पोषक के एग्जाम्पल क्या हैं। अच्छा आंसर वही माना जाता है जिसमें एग्जाम्पल आप दें। तो हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक हैं वह हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन या खनिज लवण। तो इनको आप याद रखेंगे, पांचों के नाम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। तो इसलिए, लेकिन वो पांचों इम्पोर्टेंट हैं, आप ये भी इम्पोर्टेंट है, पर वो पांच हमेशा पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्य पोषक कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण को आप याद रखेंगे।
फिर है जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? ऐसा फिर क्वेश्चन है कि क्या जो ये पोषक तत्व ऊपर दिए गए हैं क्या सभी खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं? तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची जो सामग्री है या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। तो कुछ परीक्षण हैं जिनके माध्यम से आप बता सकते हैं या जान सकते हैं कि जो कच्ची सामग्री यूज हुई है तो कच्ची सामग्री में और उस भोजन बनने के बाद तैयार सामग्री में कौन सा पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये हम पता लगा सकते हैं कुछ परीक्षणों के माध्यम से। वही इसमें आगे चल के हमको मिलेंगे। कौन सा अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। फिर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा परीक्षण। ये तीनों का भी हम परीक्षण देखेंगे। तो परीक्षण में पता चलेगा कि किस पोषक तत्व में अर्थात किस सामग्री में कितना पोषक तत्व है। अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षण सारणी में लिखें। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे और सारणी में लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो नेक्स्ट पैरा में है इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण में किन की आवश्यकता होती है। तो इसमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन अर्थात इनके विलयन, इनके घोल की हमको आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियाँ, खाली नलियाँ जो होती हैं परख नली, या तो कांच की होगी या फिर प्लास्टिक या ट्यूब की हो सकती है। तो हमेशा कांच की ही होती है। तो परख नली उसको बोलते हैं। एक ड्रॉपर की आवश्यकता होती है। तो परीक्षण की जो सामग्री है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको परीक्षण में, तो यहाँ बताया गया है कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन हो, कुछ परख नली हो और एक ड्रॉपर हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। दोनों प्रकार से हो सकता है परीक्षण, या तो पके हुए भोजन पर आप करें या फिर कच्ची सामग्री पर भी कर सकते हैं, या दोनों पर कर सकते हैं अलग अलग। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी में दर्शाए गए तरीके से क्या करें, लिखें। जो आपको प्रयोग करने के बाद रिजल्ट मिले उसको आप सारणी बनाइए और सारणी में चरणबद्ध तरीके से उनको लिख लें। दोनों स्थितियों में, एक पके हुए भोजन के रूप में और एक कच्ची सामग्री के रूप में। तो इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। तो आप जो इस बुक में खाद्य सामग्री है उस पर या किसी अन्य सामग्री पर भी आप परीक्षण कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। तो जो रसायन आप यूज में ला रहे हैं जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इनको आप चखने का प्रयास न करें। यदि आप प्रेक्षण कर रहे हैं तो किसी अनुभवी आदमी के निगरानी में करें, ये सलाह दी जाती है आपको। और यदि आप परिपक्व हैं, कर चुके हैं उसको क्लास में या करवाया जा चुका है आपको, तो फिर आप अकेले इसको घर में भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उसे तैयार करा सकते हैं। यदि आपके पास जो आवश्यक सामग्री है या आवश्यक विलयन है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट का जो था वो नहीं है, तो उसके लिए अध्यापक के पास ये मटेरियल होता है, वो निम्न तरीके से आपको बना देगा वहीं और करवा सकता है। तो अब देखते हैं कैसे। तो आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं मंड एवं शर्करा के रूप में होते हैं। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, तो जो भोजन में पाया जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है। तो जो हमारा भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड तथा शर्करा के रूप में पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है।
तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, तो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ प्रेशराइज करके आपको बताया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और किस टाइप से बनेगा यह भी इसीलिए बताया जाता है कि आप इस टॉपिक को यहाँ से नोट कर लें। जैसे कार्बोहाइड्रेट का यदि आप परीक्षण करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है और हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो किस रूप में मिलेगा, तो दो रूपों में, या तो मंड के रूप में या तो शर्करा के रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो इसमें बताया गया है कि जो आयोडीन का तनु विलयन है, तनु मतलब पतला विलयन, या नमक कम पानी ज़्यादा है उसमें, उसको बोलते हैं तनु। और सांद्र एक हो जाता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की कम, अर्थात सांद्र गाढ़ा विलयन। तो तनु यानी पतला विलयन जिसमें नमक की मात्रा कम पानी की ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी क्या करेंगे, परख नली लेंगे और कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। तो एक जल से भरी आधी भरी क्या लेंगे, परख नली, और उसमें कुछ बूंदे क्या करेंगे, टिंचर या आयोडीन की क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे, तो वो तनु विलयन बन जाएगा। फिर है कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यदि आपको कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो उसमें 100 मिलीलीटर जल और 2 ग्राम उसमें कॉपर सल्फेट आप घोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाएगा। अभी ऊपर आयोडीन का विलयन, अब बता रहा है कॉपर सल्फेट का। वहीं थर्ड कोटेशन है कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाता है। तो तीनों प्रकार के विलयन बनाने में कितनी कितनी मात्रा की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रकार आपको बताया गया है कि यदि आप प्रयोग कर रहे हैं घर में या स्कूल में भी, तो कितने जल में कितनी मात्रा चाहिए। जैसे आयोडीन का यदि तनु विलयन बनाना है तो कुछ बूंदे, यदि यही सांद्र विलयन बोल देता तो उसमें ज़्यादा बूंदे आपको डालना था। तो चूंकि तनु बोल रहा है इसलिए आयोडीन जल से आधी भरी परख नली, उसमें कुछ बूंदे आप ड्रॉप द्वारा या ड्रॉप्टर द्वारा आप उसमें डाल दीजिए। वहीं कॉपर सल्फेट का विलयन जो तैयार करना है आपको, तो 100 मिलीलीटर जल लीजिए, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर, अर्थात 1 लीटर का 10वां भाग, तो उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट आप घोल दीजिए। तो कॉपर सल्फेट का विलयन उसी प्रकार 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा आप डालेंगे, तब जाके कास्टिक सोडा का विलयन आपको प्राप्त होगा। अब हम आगे देखते हैं इस कार्य को करना कैसे है। तो क्रियाकलाप आगे दी गई है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखेंगे कि मंड का परीक्षण कैसे करेंगे, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ये रूप है मंड और शर्करा। जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं पोषक, उसमें 2 रूपों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मंड और शर्करा में। अभी हमने पढ़ा है पिछले पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं उसकी क्रियाकलाप कि मंड का परीक्षण आखिर क्रिया करके कैसे सीखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्रियाकलाप है मंड के लिए परीक्षण। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए आप। अब जब आप परीक्षण करना चाहते हैं तो कच्ची सामग्री या पकी हुई खाद्य पदार्थ आप लें या कच्ची सामग्री, उसकी क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल देंगे। किसकी, तनु आयोडीन विलयन की। अब खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखें। जो आपने कच्ची सामग्री या पकी तैयार खाद्य सामग्री ली, उसमें तनु आयोडीन की विलयन की कुछ बूंदें आप डालें। अब डालने के बाद आप कुछ देर तक वेट करिए और देखिए कि इसमें रंग में परिवर्तन इसके कैसे हो रहा है। क्या यह नीला या काला हो गया, नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मंड की उपस्थिति को कौन से रंग प्रदर्शित करते हैं या कौन सा रंग दर्शाता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि जो मंड है, यदि उसकी उपस्थिति है भोजन में, तो जब आप तनु आयोडीन का विलयन उस पर डालेंगे कच्ची सामग्री में या तैयार भोजन में, तो या तो वो नीला रंग का हो जाएगा या काले रंग का हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का मंड वाला रूप है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित है, मंड के रूप में इस पर उपस्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। यहाँ बच्चे कर भी रहे हैं।
तो इसमें है फिर कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जो ये परीक्षण आपने किया तो किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी आप दोहरा सकते हैं। दोहराइए, जांच कीजिए कि मंड है, अपने प्रेक्षणों को सारणी में भी लिखिए। तो दूसरे खाद्य सामग्री में भी जब आप तनु आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो यदि रंग परिवर्तन होता है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मंड है। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, उसमें मंड का परीक्षण हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले परीक्षण की ओर, प्रोटीन का परीक्षण। तो अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन का परीक्षण। तो अब हम शुरू करते हैं। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण के लिए या मंड के परीक्षण के लिए आप थोड़े खाद्य पदार्थ का उपयोग किए थे, तो इसमें भी बोलता है कि थोड़ी मात्रा आप ले लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है, क्या है, ठोस है, तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई खाद्य पदार्थ आपने ऐसा चुना है या चूज किया है जो ठोस अवस्था में है, तो उसको आप पहले या तो पेस्ट रूप में बनाएं या चूर्ण के रूप में बना लें। फिर है खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। अब जो आपके पास कांच की परख नली है उस पर पीस करके पेस्ट बना लें या चूर्ण बनाकर उसको थोड़ी मात्रा में कहाँ परख नली में आप डाल दें और 10 बूंद जल डाल दें। ठीक कितनी, 10 बूंद आप जल डाल दें उसमें। उसे अच्छी तरह हिला लें जिससे वो दोनों मिल जाएं। अर्थात जो आपने खाद्य सामग्री ली है उसका चूर्ण और आपके द्वारा जो जल की बूंदें ड्रॉप की गई हैं उस पर डाली गई हैं, वो दोनों आपस में अच्छे से घुल जाएं, मिल जाएं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद की प्रक्रिया। तो इसमें है अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट। उसमें तनु आयोडीन डाले थे कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में, इसमें कॉपर सल्फेट। ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद, उसमें 2 बूंद आयोडीन की पड़ी थी, अब इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन इसमें मिला दीजिए। जो आप खाद्य सामग्री यूज किए थे उसमें आपके द्वारा जो जल डाला गया था और दोनों को मिलाया गया था, उसमें अब बोलता है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट, आप कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें डालिए 2 बूंद और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिला करके कुछ मिनट के लिए परख नली को क्या करेंगे, रख दीजिए, आप छोड़ दीजिए। मतलब आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ जो है बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार आप प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। यदि रंग उसका बैगनी हो जाता है, क्या कास्टिक सोडा मिलाने के बाद या कॉपर सल्फेट का विलयन। वहीं कार्बोहाइड्रेट मंड के परीक्षण में हम देखे थे कि उसका रंग नीला या काला हो गया था। यहाँ पे प्रोटीन का जो परीक्षण है उसमें बैगनी रंग आएगा। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे, यदि नीला काला आता है तो कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड की उपयोगिता, अर्थात मंड उसमें मौजूद है उस खाद्य पदार्थ में। यदि बैगनी रंग आता है तो आप उसको समझ पाएंगे कि प्रोटीन की उपस्थिति है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन के परीक्षण में आप किसका उपयोग करेंगे, तो आप यहाँ कास्टिक सोडा का उपयोग या कॉपर सल्फेट का उपयोग करेंगे। लेकिन परीक्षण में रंग कौन सा प्रदर्शित होगा, तो बैगनी रंग। तो इसको आप यहाँ नोट करेंगे। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा भी सकते हैं, जैसा कि वहाँ भी समझाया गया था। यहाँ भी कोई दूसरा खाद्य पदार्थ भी आप लेकर के इसका परीक्षण कर सकते हैं। अब हम तीसरा परीक्षण देखेंगे, वसा के लिए परीक्षण। अभी हम 2 परीक्षण देख चुके हैं, एक कार्बोहाइड्रेट का था। कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में खाद्य पदार्थों में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें पाया जाता है, एक मंड के रूप में, एक शर्करा के रूप में। उसके बाद हम प्रोटीन का परीक्षण देखे हैं, उसमें रंग था कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में क्या, नीला और काला। वहीं प्रोटीन के परीक्षण में जो कलर था वह बैगनी रंग का आया। अब हम देखेंगे वसा का परीक्षण। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, जैसा कि हर प्रयोग में बताया गया है आपको। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट करके कूटिए।
अर्थात ठोस अवस्था में है तो उसको चूर्ण में बनाइए। तो यही बताता है कि इसको एक कागज़ के टुकड़े में रखें और लपेट करके कूट दीजिए। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, तो अब आगे देखते हैं। ये कुछ सामग्रियां हैं, आप इनमें प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य जो बात है तो यह है कागज़ फट ना जाए, यानी फटने ना पाए कागज़। अब आपको आराम से उसको कूटना है। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। जिस कागज़ में आप उस खाद्य सामग्री का थोड़ी सी मात्रा कूटे हैं लेकर के, अब आप कागज़ को ध्यान से देखें कि क्या उस पर ऑयल के धब्बे या तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने ला करके देखें ऐसा। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। अब नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इसकी जल की भी। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। क्या करिए, सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है या आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा है तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। यदि आप कागज़ में कोई खाद्य सामग्री रखे हैं, उसमें यदि पानी है, उसको आप थोड़ी देर आराम से रगड़िए और सूखने के लिए रख दीजिए। यदि उसमें तेल का धब्बा मौजूद नहीं या नहीं दिखता है सूखने के बाद, तो इसका मतलब है कि उसमें वसा की उपस्थिति नहीं है। और यदि पानी जब सूख जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा उसमें से, तो ऑयल बचेगा। तो यदि धब्बे दिखते हैं तो अर्थात उसमें वसा की उपस्थिति है। तो इस प्रकार आप इस प्रयोग से वाकिफ़ हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो इसमें बताया गया है कि ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। तो इसमें पूछा गया है कि जो आपने खाद्य पदार्थ लिए, क्या उनमें ये सभी पोषक तत्व उपस्थित थे, वसा भी, प्रोटीन और मंड। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इनके जवाब आगे आएंगे। हमें 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। किनके किनके लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। तो जो ये पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, अब उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अर्थात क्यों आवश्यकता होती है, शरीर के लिए क्यों उपयोगी हैं ये। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसको आप नोट करेंगे। वहीं वसा से भी ऊर्जा मिलती है और वसा भी क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वसा में ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। इसमें बताया भी गया है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें, यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा लेते हैं तो दोनों में से ज़्यादा 9 गुना उसमें प्राप्त होगी वसा से। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि वसा में एनर्जी या ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है, वसा और। अब हम आगे देखते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो जिस भोजन में, तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा देने वाले भोजन में कौन से पोषक तत्व उपस्थित होंगे। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होगा वह ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं।
इसलिए आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे वहाँ कि इन्हें क्यों कहते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन, क्योंकि दोनों ऊर्जा प्रदान करने वाले। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है, रिलीज हो जाती है तुरंत, और वसा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी आपको, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ कुछ खाद्य सामग्री दिखाई गई है, आप देख सकते हैं गन्ना, आलू, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। तो आप इनको ज़रूर याद रखेंगे। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी, या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें से कोई एक अलग दे देगा नाम, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यदि आपके ऑब्जेक्टिव में बाजरा आता है, चावल आता है, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। इसमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मूंगफली, गिरी और तिल, ये सब वसा के उदाहरण हैं। इसलिए आप जिसमें ऑयल प्राप्त होगा, जिस सामग्री में, तो वो वसा वाली सामग्री कहलाएंगी। जैसे मूंगफली हो गई, गिरी हो गई, गिरी का मतलब समझ रहे हो ना आप, बादाम वगैरह जो है उसमें रखी है, दिखाई दे रही है ये। इसके बाद तिल, तिल से भी तेल, गिरी से भी तेल निकलता है, बादाम का तेल मार्केट में आता है, और मूंगफली का तेल भी होता है, सोयाबीन का तेल भी होता है। तो ये सब वसीय पदार्थ हैं। सोयाबीन प्रोटीन में भी आता है, इसलिए ज़्यादा उसकी गिनती प्रोटीन में होती है, वसा के साथ उसकी गिनती नहीं होती है, इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वसा किस में पाई जाएगी। तो मूंगफली है, तिल है, गिरी है, जो इसमें दिए गए हैं वही पूछे जाएंगे सीटेट में, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही आपसे वहाँ पूछा जाएगा। अब हम कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाली सामग्री देखें, वसा वाली सामग्री देख लिए, अब हम देखेंगे प्रोटीन वाली सामग्री। तो प्रोटीन वाली सामग्री में आप देख सकते हैं मछली है, मांस है और अंडे हैं, मक्खन, दूध, घी और क्रीम। तो इस प्रकार आप उदाहरण याद रखेंगे इनको अच्छे से। तो ये वसा के कुछ स्रोत थे, आप देख सकते हैं। अब हम ये वसा के स्रोत हैं, ये भी साथ में आप इनको भी याद रखेंगे, ठीक। अंडे, क्रीम, दूध, मक्खन, घी, मछली और मांस। तो इनमें से जो ए में थे वो पादप स्रोत थे, और जो बी वाले हैं वो ये जंतु स्रोत हैं, ये जंतु स्रोत हैं बी वाले, जंतुओं से प्राप्त होने वाले। तो यह भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आपको ये दे देगा, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे, मांस और मछली। अब हम बढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत की ओर। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको अब आप ध्यान से देखें। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर, पीनट। फिर हम आगे देखते हैं, तो जो कुछ उसमें वसा वाले में थे, ठीक वही चीज़ें यहाँ भी हैं। मांस, मछली, पनीर, दूध और अंडे, ये वसा में भी थे और किसमें भी हैं, प्रोटीन में भी। तो ये ए हैं, वनस्पति से जो प्राप्त होती हैं या पादप से, और ये बी जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों को अलग अलग सारणीबद्ध रूप में लिख लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर हाल में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ डायग्राम दिए गए हैं, और तो पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम की ओर चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, वसा के स्रोत और प्रोटीन के स्रोत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि
तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता हमको ऊर्जा देने के लिए उपयोग में हम करते थे, इनको ऊर्जा देने वाले या ऊर्जा युक्त पदार्थ बोलते थे या पोषक तत्व बोलते थे। ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा और समझा। वहीं प्रोटीन की यदि बात करें तो ये शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है इसकी या आवश्यकता होती है। शरीर की टूट फूट या वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रोटीन होता है। प्रोटीन यदि आपके पास अच्छा प्रोटीन है तो वो आपके शरीर में या शारीरिक वृद्धि में सहयोग करेगा और टूट फूट को जल्द ठीक कर देगा, रिलीज कर देगा आपको। फिर है प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन, उनको जहाँ ऊर्जा युक्त या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहते थे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन के नाम से ये जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से हैं या किनको बोला जाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट और वसा थे। वहीं शरीर वर्धक भोजन किसे? तो प्रोटीन को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो विटामिन, अब विटामिन की चर्चा हो रही है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की हो गई, विटामिन और खनिज लवण अभी बचे हैं। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। तो विटामिन का कार्य है हमारे शरीर की रक्षा करना। आँख, अस्थियों और दांत व मसूड़ों को स्वस्थ रखना, ये सारे विटामिन के कार्य हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको आप याद रखेंगे जितने नाम इसमें दिए गए हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी और ई और के। तो ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी जो विटामिन बी समूह के रूप में है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के एक समूह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। तो त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे आपको शाम के बाद दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार यह आँख एवं आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, त्वचा के लिए आवश्यक है। फिर विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की मदद करता है। तो रोगों से लड़ने की मदद या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी जिम्मेदार है। विटामिन सी का कार्य क्या है? विटामिन सी हर खट्टे पदार्थ में पाई जाती है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया। जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में, सर्वाधिक आंवले में पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं विटामिन डी जो होती है हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यदि हड्डी आपकी कमज़ोर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी जो होता है वह अस्थियों के लिए, जहाँ भी हड्डी के रोग होंगे वो विटामिन डी की कमी से है। इसलिए विटामिन डी जो होती है, अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, तो दांत भी एक प्रकार की हड्डी है। दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार आप इनका डिटेल समझ चुके होंगे। फिर है विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन। चित्र 1.6 और 1.9 में दिखाए गए हैं, इसमें दिखाए गए हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार ऊपर। ये 1.6 से 9 विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। तो गाजर है, पपीता है और आम, इस प्रकार, और दूध और मछली का तेल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए किस सामग्री में पाया जाता है? तो गाजर में, पपीता में, आम में, दूध में और मछली के तेल में। तो इसको आप नोट कर लेंगे। एक सारणी बनाइए, विटामिन का नाम और जिसमें पाया जाता है उन तत्वों के नाम या उन पदार्थों के नाम जिनमें विटामिन ए पाई जाती है। फिर हम बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। तो जो विटामिन बी है तो वो किस में उपलब्ध होगी? तो विटामिन बी है यकृत, गेहूँ, यकृत हो गया, गेहूँ हो गया,
चावल, यकृत, गेहूं और चावल में विटामिन बी। अब हम बढ़ते हैं विटामिन सी। तो जैसे मैं आपको बताया था कि ये खट्टे फलों में, जैसे कि संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च और नींबू या आंवला। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे, कौन से फल में या कौन से पदार्थ में कौन सी विटामिन पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। इन चारों को भी आप जानें और नोट कर लें, शायद आगे आपको मिले। अब हम विटामिन डी के लिए देखते हैं। तो विटामिन डी के जो हैं तो अंडे, मछली, मक्खन, दूध, इनमें विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसमें सामग्री के नाम तो दिए गए हैं, पर सूर्य के प्रकाश को भी आप याद रखेंगे। वो भी सुबह का, सूर्योदय से लेकर 8-9 बजे तक का जो धूप होती है वह बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। इसमें पालक, अदरक, मछली भी है, आप देख सकते हैं इसमें, और दही भी यहाँ दिया गया है। फिर फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। ये हुए आयोडीन के, अर्थात नमक के। अब हम नीचे देखते हैं कुछ स्रोत हैं फास्फोरस के, जिसमें मुख्य रूप से है दूध, केला, गेहूं और चावल और मिर्च। तो ये फास्फोरस के स्रोत हैं। अब हम और नीचे जाते हैं तो एक डायग्राम के माध्यम से और दिखाया गया है। जैसे लोहे या आयरन के स्रोत क्या हैं, तो पालक और यकृत, सेव है, नाशपाती है। तो इस प्रकार आप इनको ध्यान रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं कैल्शियम की बात करें तो दूध और अंडे, इनमें कैल्शियम पाई जाती है। अब हम इस पैराग्राफ में आते हैं। ये इसमें बताया गया है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। जो मैं अभी आपको बताया था, इसमें दिया गया है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। इसीलिए आपकी हड्डियां कमर दर्द करने लगती है, पैरों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कि धूप आपको लेना अनिवार्य है, लेना ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। किसकी? खनिज लवण की अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में, जैसा कि अभी हमने देखा, दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अभी हमने देखा भी। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। किसमें? चावल में। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा चावल में पाई जाती है। इसीलिए तुरंत एनर्जी के लिए आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करिए। जैसे केला में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए रनिंग करने के बाद बोलते हैं, जब स्पोर्ट्स में जो लड़का रहता है वो तुरंत केले खाता है, तुरंत एनर्जी उसको चाहिए। तो चावल भी ऐसा ही भोज्य पदार्थ है, भोजन है, जो तुरंत एनर्जी दे देता है आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इसमें बताया गया है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। आहारी रेशे या रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो आहारी रेशों को किस नाम से? तो रुक्षांश के नाम से। ये क्वेश्चन भी आता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां। जो कच्चे डायरेक्ट खाए जाते हैं उनको बोला गया है फाइबर। इंग्लिश में इसको फाइबर बोलते हैं, रेशों को या रुक्षांश को। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे
भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका जो आयतन है बढ़ा देते हैं। इसका भोजन का रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कच्ची सलाद भरपूर मात्रा में आप खाइए तो कभी अपच नहीं होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है इसमें भी कि क्या करते हैं, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। मल कभी बंध नहीं पाते हैं इतना जिससे आपको दिक्कत जाए। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे कि रुक्षांश या फाइबर या रेशे का क्या उपयोग है। तो ये बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है, कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, पर ये बहुत कुछ हेल्प करते हैं हमारी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो जल जो है, तो जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। जिससे पोषक तत्व अवशोषित होंगे तभी हमको एनर्जी प्राप्त होगी। तो अच्छे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और खराब पोषक तत्व मल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यह एक अपशिष्ट पदार्थों, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो जिनसे जल प्राप्त हो, डायरेक्ट जल आप ले लेते हैं, दूध लेते हैं या दाल खाते हैं तो उसमें भी पानी है। भोज्य पदार्थ ऐसे रसीली सब्जी खाते हैं उसमें भी है, चाय पीते हैं उसमें भी है। तो कुछ इस प्रकार में है। और अन्य स्रोत कौन से हैं उसको भी हम देखेंगे। निकलता किस स्रोत में हमारे शरीर से, तो या तो मूत्र के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप में कि और स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें है एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, टमाटर और नींबू जैसा, इसे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो यदि आप ताज़ा फल या सब्जी काट रहे हैं तो आप बता सकते हैं क्या कि कोई ऐसी हो जिसमें पानी की मात्रा ना हो? तो लगभग सभी सब्जियों में जब आप काटेंगे तो हाथ गीले हो जाते हैं, सब में लगभग पानी की मात्रा रहती है, क्योंकि वो तैयार ही प्राकृतिक रूप से हुई है, उसमें पानी का उपयोग किया गया है। तो कुछ सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। इसीलिए जब आप सूखी सब्जी खास करके गिलकी बनाते हैं, लौकी बनाते हैं, इसमें पानी ऑटोमेटिक आप मत डालिए। आप मंद ज्वाला में धीमी यानी धीमी आंच में आप इनको पकने दीजिए, तो स्वतः ये पानी छोड़ती हैं। उसका कारण ये है कि इनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है। वहीं टमाटर में भी होती है, नींबू में भी होती है। फिर नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं कि हमने देखा कि कई खाद्य पदार्थों में जल और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उस पर जल डालते भी हैं। तो जैसे आलू की आप सूखी न बनाएं, रस वाली सब्जी बनाएं, जूस वाली बनाएं, तो उसमें पानी डालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है अलग से। अब हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया पानी का उपयोग, यह पानी की मात्रा कहाँ से पूर्ति होती है शरीर के लिए। अब हम बढ़ते हैं संतुलित आहार, अर्थात एक शरीर के लिए संतुलित आहार क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उस बारे में इसमें चर्चा होगी। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं? जो हम पूरे दिन में सामान्य रूप से, कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य दिनचर्या है उसकी, सामान्य रूप से जो भोजन वो ग्रहण करता है पूरे दिन में, तो उसको हम आहार कहते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आता है, संतुलित आहार और आहार में डिफरेंट होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर है हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, किसमें? उचित मात्रा, इस शब्दावली को ध्यान दीजिएगा, उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश अर्थात फाइबर या रेशे, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार, अर्थात वह भोजन या वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन
एवं विटामिन, खनिज लवण एवं विटामिन के अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी सम्मिलित हों और उतने मात्रा में हों जितनी हमको आवश्यकता है, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, तो हम उसको बोलेंगे संतुलित आहार। तो ये हुई संतुलित आहार की परिभाषा, ये डायरेक्ट पूछी जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक प्रकार के आहार की आवश्यकता, एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें पोषक तत्व की उपस्थिति, सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति है। तो इस प्रकार आप परीक्षण अपना स्वतः का कर सकते हैं। 7 दिन का जो सप्ताह है उसमें आप एक सारणी बनाइए, उसको डे में डिवाइड करिए हर डे में, और डे वाइज आप अपनी भोजन सामग्री लिख सकते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या आपने वाकई में सभी पोषक तत्वों युक्त अर्थात संतुलित आहार ग्रहण किया है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो नेक्स्ट में है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, किण्वित भोजन बोलते हैं, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, इसको बोलते हैं आटे का मिश्रण। क्या? मिस्सी रोटी, थेपला अनाज और दालों से बना हुआ। फिर है केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अर्थात विविधता भोजन में जितनी ज़्यादा होगी वही संतुलित आहार माना जाएगा। विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के भोजन एक में मिक्स हों। जैसे आप चपाती बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो उसमें गेहूँ भी मिक्स हो, मक्का भी मिक्स हो और एक आध चने भी उसमें थोड़े बहुत मिक्स कर दें, तो इस प्रकार से उसको माना जाएगा संतुलित आहार। क्योंकि चने में वसा भी मिलेगा, चने में प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो इस प्रकार गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो इस प्रकार आपको और जो स्टार्च है वो मक्का में भरपूर मिलेगा। तो इस प्रकार तीनों चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। तो उचित प्रकार से भोजन ही ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है, यह उचित प्रकार से पका हुआ भी हो, अर्थात कच्चा ना हो या अधपका हुआ ना हो। अब हम इस पहेली को देख लेते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। तो ये जानवरों के लिए भोजन की बात कर रही है कि जंतुओं के भोजन में भी ये सभी पोषक तत्व होते हैं, क्या उनको भी आवश्यकता होती है संतुलित भोजन की। तो अब देखते हैं कि पोषक तत्व नष्ट ना हो, ऐसे पकाया जाए भोजन को जिससे पोषक तत्व क्या ना हो, नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? तो अब कैसे नष्ट होंगे अब आप जानेंगे आगे। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊँगा। तो ये आता है कि पकाते समय क्या पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं या नहीं, तो नष्ट होते हैं कुछ। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, यह संभव है कि उसमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। यदि आप छिलका उतार करके सब्जी को, इसलिए आप डायरेक्ट धो लें, पहले ही धो लें, फिर उसके बाद छिलका उसका निकालें और फिर पका लें। छिलका निकालने के बाद आप न धुलें क्योंकि उसके विटामिन कुछ मात्रा में हो सकता है चले जाएं। फिर है सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यदि दाल चावल को आप बार बार धोते हैं फिर उसके बाद पकाते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कुछ मात्रा में खनिज लवण और विटामिन बह जाएं या अलग हो जाएं। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो यह क्वेश्चन आता है कि भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए या पचाने के लिए कौन सी क्रिया, तो भोजन को पकाया जाए जिससे आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता है कि मान लो अभी 2 लोगों के लिए दाल बन रही थी, 2 लोग आ गए, अंदाज़ा है नहीं, उसमें आपने 4 गिलास पानी डाल दिया 1 लीटर, अब पानी ही पानी है, उसमें दाल का पता ही नहीं। तो क्या करते हैं,
ऊपर ऊपर का पानी अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन थी लगभग आधी गायब हो गई। तो वही इसमें बता रहा है कि पकाने के बाद पानी, एक्स्ट्रा पानी को वो फेंक देते हैं। तो कई लाभदायक प्रोटीन क्या होते हैं उसमें से, और खनिज लवण की हानि हो जाती है, अर्थात वो आपने फेंक दिए। उसी प्रकार पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए जो टमाटर है उसको बाद में सब्जी में डाला जाता है, पहले नहीं। इसीलिए सलाद में आप खाइए तो ज़्यादा बेटर है। विटामिन सी गर्म करने पर, तो इसमें आता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो गर्म करने पर पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो विटामिन सी। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो बिल्कुल होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो इसमें है, बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तो हाँ, वसा में अधिक ऊर्जा होती है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उससे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पोहा, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाएं, और इसके अलावा कुछ नहीं खाया उसने। तो उसने वसा युक्त ही भोजन किया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं, क्योंकि उसने वसा ही वसा इकट्ठा कर लिया शरीर में, अपने चर्बी इकट्ठा हो गई, अर्थात मोटापा बढ़ जाएगा और कई रोग उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि उसको अब उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन नहीं है उसके पास, तो लड़ेगा कौन, मरम्मत कौन करेगा? इसलिए सारे भोजन संतुलित मात्रा में होने चाहिए। फिर है, अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अत्यधिक मोटापे का कारण कौन से विटामिन है, तो वसा। फिर अब हम आते हैं अभावजन्य रोग, अर्थात अभावजन्य का मतलब कि किसके कमी से, अभाव का मतलब कमी, किसके कमी से कौन से रोग होंगे। तो अब उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन क्या कर रहा है, पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। क्या होती है? कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। भोजन तो उसे पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, परंतु संतुलित नहीं मिल रहा है, उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है। तो यदि लंबे समय तक कमी हो जाती है तो उसके शरीर में क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है उस पोषक तत्व का या उस विटामिन का। वही इसमें बताया गया है। एक या अधिक पोषक तत्वों को अभाव, एक या अधिक पोषक तत्वों का जो अभाव है हमारे शरीर में क्या करता है, रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो जैसा कि मैं बताया कि जो व्यक्ति वसा ही वसा खा रहा है तो वो कई रोगों से ग्रसित हो जाएगा और मोटापा बढ़ जाएगा वो अलग से। तो इस प्रकार इसमें भी बताया गया है कि यदि एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव है शरीर में तो वो रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अभावजन्य रोग कहेंगे, अर्थात पोषक तत्व के अभाव से ये उत्पन्न हुए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इसमें है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगा उसका, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आना, अर्थात दस्त जाना। तो ये प्रोटीन के कमी के लक्षण हैं। फिर है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी यदि कमी हो जाती है किसी व्यक्ति में, तो व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यदि दो पोषक तत्व और लंबे समय तक अवरुद्ध रहें तो उससे उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, अब एक भी वृद्धि नहीं होगी उसकी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी को यहाँ बताया गया है। अब हम आते हैं विटामिन।
तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, अर्थात भोजन में सारी सामग्रियों का संतुलन हो, कम या ज़्यादा ना हो। तो इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से जो अभी तक अध्ययन किया हमने, तो उसमें देखा कि यद्यपि हमारे देश में या विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से जिस प्रकार क्षेत्रों में विविधता है, उसी प्रकार से भोजन में विविधता है और उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी उपस्थित हैं, यानी उनका वितरण एक सामान्य स्तर का है। इसलिए पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है वो हमारे लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये इसमें कुछ दिया गया है, लक्षण भी हैं। तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग और विकार, तो ये सारणी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए आप इसको एकदम पूरी सारणी आप याद करें। विटामिन ए, जिसके कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता या रतौंधी जिसको बोलते हैं। लक्षण क्या होंगे? तो कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे रात में कम दिखाई देगा, शाम के बाद कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद भी हो जाएगा। इसलिए विटामिन की कमी के ये लक्षण हैं। फिर है विटामिन B1 बेरी, इसकी कमी से रोग है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, तो आप इनको जरूर याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछ दी जाएंगी आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो स्कर्वी। मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। इसलिए खट्टे फल खाएं तो उससे इसकी पूर्ति हो जाती है। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, अस्थियों का मुलायम अर्थात हड्डियां इसमें मुलायम और कमज़ोर मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। कैल्शियम की कमी भी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। तो अस्थियां और दंत क्षय, दांतों का झड़ जाना, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय। फिर है आयोडीन की कमी से गांठियर या घेंघा रोग, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। वहीं लोहा की कमी से अरक्तता या रक्ताल्पता भी बोलते हैं इसको, कमजोरी लगती है। महिलाओं में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है। फिर संतुलित आहार में ये प्रमुख शब्दावलियां हैं जो उपयोग हुई हैं हमारे बीच में अभी तक, और इनके बारे में हमने देखा और सुना भी, समझा भी। संतुलित आहार बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन, इनका सबका अर्थ और विस्तार से आपको समझाया गया है ऊपर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे फसाई का लोगो है। तो यह FSSAI फसाई मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक के प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिला करके उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। तो यदि आपको लगता है कि कोई मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। जो फसाई है तो यह हमें गारंटी देता है कि शुद्ध भोजन हमें प्राप्त हो, या पैकिंग का जो मटेरियल होता है वो फसाई से अप्रूव्ड हो, अन्यथा उसको सीज कर दिया जाएगा। इसके बारे में ये आप जान लें। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि खाद्य सामग्री जो पैकिंग की सामग्रियां होती हैं, किससे उनको अप्रूवल करवाना होता है, तो फसाई से। इसलिए आप किसी भी पैकिंग में देखेंगे तो फसाई से अप्रूवल लिखा रहता है। अब इसमें सारांश में है, ये शब्दावलियाँ भी कुछ पूछ दी जाती हैं, जैसे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। फिर है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोनों ही ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं।
जबकि प्रोटीन वृद्धि करने वाला तत्व था। तो प्रोटीन तथा खनिज लवण जो है वह आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, तो ये विटामिन के कार्य हैं। फिर है संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और उचित जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश या रेशा या फाइबर और उचित मात्रा में जल की उपलब्धता ही संतुलित आहार कहलाती है। वहीं लास्ट में है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इसको समझने में। क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार आते हैं वो आपको बता दिया गया है। ये लेक्चर अपलोड करने का इतना ही उद्देश्य है कि आपको पूरी NCERTs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से कितना आपको कैच करना है, कहाँ से कितनी आप नोट्स बनानी है, इस बात पर विशेष बल दिया गया है और बीच में आपको बताया गया है, अंडरलाइन कराई गई है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और किस किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।